हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल शिखर एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मिडाइवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे। दोस्तों, हम NCERT 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे जो कि सतीश चंद्र द्वारा लिखी गई है। उसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रकूट के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। यदि उत्तर भारत पर पालों और प्रतिहारों का शासन था तो दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश राज कर रहा था। इस राजवंश ने दक्कन को एक के बाद एक अनेक वीर योद्धा तथा कुशल प्रशासक दिए। इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, जिसने आधुनिक सोलापुर के निकट मानीखेड़ या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटों ने शीघ्र ही उत्तर महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि गुजरात और मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रतिहारों से भी लोहा लिया। यद्यपि उनके हमलों के फलस्वरूप गंगा घाटी पर राष्ट्रकूटों का अधिकार नहीं हो पाया, तथापि उन्होंने इन हमलों से प्राप्त लूट के माल से अपना खजाना भरा और प्रसिद्धि प्राप्त की। वे वेंगी अर्थात आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित के पूर्वी चालुक्यों से भी बराबर जूझते रहे और दक्षिण में कांची के पल्लवों तथा मदुरै के पांड्यों से भी दो दो हाथ करते रहे। गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष शायद सबसे महान राष्ट्रकूट राजा थे। कन्नौज के नागभट्ट पर सफल आक्रमण करने और मालवा को अपने साम्राज्य का अंग बना लेने के बाद तृतीय गोविंद दक्षिण की ओर मुड़ा। एक अभिलेख से मालूम होता है कि गोविंद ने केरल, पांड्य तथा चोल राजाओं को भयभीत कर दिया और पल्लवों को श्रीहीन बना दिया। अपनी नीचता के कारण असंतुष्ट हो जाने वाले कर्नाटक के गंगों को श्रृंखला में जकड़ दिया और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। लंका का राजा और उसका मंत्री, जिन्हें अपने हित अहित का विचार नहीं था, बंदी बनाकर हालापुर लाए गए। लंका के इष्ट देव की दो प्रतिमाएं मान्यखेड़ लाई गईं और शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभों के रूप में प्रतिष्ठित कर दी गईं। अमोघवर्ष 68 वर्षों तक शासन किया, लेकिन प्रकृत्या युद्ध की अपेक्षा उसकी धर्म और साहित्य में अधिक रुचि थी। वह स्वयं भी लेखक था और उसे राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। वह एक महान निर्माता भी था और कहते हैं मान्यखेड़ को उसने ऐसा रूप दिया जिसके समक्ष इंद्रपुरी भी लज्जित होती थी। अमोघवर्ष के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में कई विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को बहुत मुश्किल से दबाया जा सका, किंतु अमोघवर्ष की मृत्यु के उपरांत नए सिरे से विद्रोह भड़क उठे। अमोघवर्ष का पौत्र तृतीय इंद्र साम्राज्य की खोई हुई श्री समृद्धि फिर से वापस ले आया। 915 में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज को पदमर्दित करने के बाद तृतीय इंद्र अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। उस काल में भारत की यात्रा करने वाले अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभराज भारत का सबसे प्रतापी राजा था। भारत के अधिकांश राजा उसकी प्रभुता को स्वीकार करते थे तथा उसके दूतों का आदर करते थे। उसके पास एक विशाल सेना भी थी जिसमें बहुत सारे हाथी थे। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय हुआ। उसे मालवा के परमारों और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों से लोहा लेना पड़ा। उसने तंजौर के चोल शासक के खिलाफ भी सैनिक अभियान किया। चोलों ने कांची के पल्लवों का राज्य छीन लिया था, लेकिन कृष्ण ने चोल राज प्रथम पारंतक को परास्त करके
चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसके उपरांत वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा और वहां तक के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित किया एवं एक मंदिर का निर्माण कराया। कृष्ण की मृत्यु के बाद उसके सभी वेंगी उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए। 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेट को जीतकर उन्होंने वहां आग लगा दी। इसके साथ ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो गया। दक्कन के राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 साल कायम रहा। राष्ट्रकूट शासकों के धार्मिक विचारों में बहुत सहिष्णुता और उदारता थी। उन्होंने न केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया बल्कि जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया। राष्ट्रकूट राजा प्रथम कृष्ण ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था। कहते हैं कि उसका उत्तराधिकारी अमोघवर्ष जैन था। उसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी और साथ ही उन्होंने इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। बताया जाता है कि राष्ट्रकूट प्रदेशों में मुसलमानों के अपने अलग मुखिया हुआ करते थे। कई तटवर्ती शहरों में रोजाना इबादत के लिए उनकी अपनी मस्जिदें थीं। इस सहिष्णुता की नीति से विदेश व्यापार में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी। राष्ट्रकूट राजा कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृति के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत तथा अपभ्रंश में लिखते थे। ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननियां थीं। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उसके पुत्र शायद राष्ट्रकूट दरबार में ही रहते थे। अब हम इस समय के राजनीतिक विचार और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों साम्राज्यों की शासन प्रणाली गुप्त साम्राज्य तथा उत्तर में हर्ष के राज्य और दक्कन में चालुक्यों के राज्य के राजनीतिक विचारों एवं रीति रिवाजों पर आधारित थी। पहले की तरह राजा सारी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था। वह प्रशासन का मुखिया और प्रधान सेनापति था। वह एक भव्य दरबार में बैठता था। सामने के अहाते में पैदल और अश्वारोही सेनाएं सन्नद्ध रहती थीं। युद्ध में छीने गए हाथी और घोड़ों का उसके सामने प्रदर्शन किया जाता था। राजकीय सहायक सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। राजा से प्रतिदिन मिलने आने वाले मातहत सरदारों, सामंतों, राजदूतों तथा अन्य उच्चाधिकारियों के आगमन और विदाई का नियमन यही लोग करते थे। राजा न्याय भी करता था। राजदरबार राजनीतिक मामलों और न्याय का ही नहीं, सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था। नर्तकियां और कुशल गायक दरबार का मनोरंजन करते थे। उत्सवों के अवसर पर परिवार की स्त्रियां भी दरबार में उपस्थित होती थीं। अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में महिलाएं अपने चेहरों पर पर्दा नहीं डालती थीं। राजा की स्थिति सामान्यतः वंशानुगत होती थी। उस काल की असुरक्षा को देखते हुए चिंतक लोग राजा के प्रति संपूर्ण निष्ठा और आज्ञा पालन की प्रवृत्ति पर जोर देते थे। राजाओं के बीच तथा राजाओं और उनके मातहतों के बीच आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थीं। राजा अपने राज्य के अंदर शांति सुव्यवस्था कायम रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसके हाथ बहुत दूर तक नहीं पहुंचते थे। मातहत राजा और स्वतंत्र सरदार अपने सीधे प्रशासन के अधीन आने वाले क्षेत्रों को प्राय सीमित कर देते थे। मेधातिथि नामक एक समकालीन लेखक का विचार था कि व्यक्ति को शस्त्र धारण करने का अधिकार है क्योंकि उसे चोरों और हत्यारों से अपनी रक्षा करनी है। उसका यह विचार भी था कि अन्यायी राजा का विरोध करना उचित है। इस प्रकार राजा के असीम अधिकारों तथा विशेष अधिकारों के संबंध में मुख्य रूप से पुराणों में जो विचार व्यक्त किया गया था वह सभी चिंतकों को स्वीकार नहीं था।
उत्तराधिकारी के नियम कठोर रूप से निर्धारित नहीं थे। सामान्यतः उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता था, किंतु इस बात के बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र को अपने छोटे भाइयों से लड़ना पड़ा और कई बार वे पराजित भी हुए। मसलन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव तथा चतुर्थ गोविंद ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को अपदस्थ किया। कभी कभी राजा अपने ज्येष्ठ या किसी भी अन्य विशेष प्रिय पुत्रों को युवराज पद प्रदान कर देता था। उस स्थिति में युवराज राजधानी में उपस्थित रहकर प्रशासन में राजा का हाथ बटाता था। कनिष्ठ पुत्रों को कभी कभी प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था। सामान्यतः राजकुमारियों को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन इसका एक अपवाद भी मिलता है। अमोघवर्ष प्रथम की पुत्री चंद्रोबाल्लभे ने कुछ काल तक रायचूर दोआब का प्रशासन संभाला था। राजा को सलाह मशविरा देने के लिए सामान्यतः कई मंत्री होते थे। आमतौर पर प्रमुख परिवारों से राजा मंत्रियों का चयन करता था। उनकी स्थिति वंशानुगत होती थी। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण परिवार के एक के बाद एक 4 सदस्य धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों के महामंत्री हुए। ऐसे मामलों में मंत्री बहुत शक्तिशाली बन सकते थे। यद्यपि हमें केंद्रीय सरकार के कई विभागों के उल्लेख देखने को मिलते हैं, तथापि हमें यह नहीं मालूम कि इनमें कितने विभाग वास्तव में मौजूद होते थे और वे कैसे काम करते थे। पुरालेखी तथा साहित्यिक स्रोतों से लगता है कि लगभग हर राज्य में विदेशी मामलों और राजस्व विभाग का एक एक मंत्री होता था। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित भी होता था। एक व्यक्ति एकाधिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता था और शायद किसी एक मंत्री को प्रधानमंत्री माना जाता था, जिस पर राजा अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक भरोसा करता था। पुरोहित को छोड़कर सभी मंत्रियों से अवसर आने पर सैनिक अभियानों का नेतृत्व करने की भी आशा की जाती थी। हमें अंतःपुर अधिकारी के भी अभिलेख देखने को मिलते हैं। चूंकि राजा समस्त सत्ता का स्रोत होता था, इसलिए अंतःपुर के कुछ अधिकारियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली थी। साम्राज्य के अनुरक्षण तथा विस्तार के लिए सैन्य बल बहुत महत्वपूर्ण थे। हम अरब यात्रियों के विवरणों के हवाले से बता चुके हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के पास विशाल और सुसंगठित पैदल सेना तथा अश्वारोही वाहिनियाँ थीं। इनके अलावा इनके पास युद्ध के लिए प्रशिक्षित बहुत से हाथी भी होते थे। हाथियों को शक्ति का स्तंभ माना जाता था और वे बहुत मूल्यवान माने जाते थे। पाल राजाओं के पास सबसे अधिक हाथी थे। राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजा समुद्री मार्ग से अरब देश और पश्चिम एशिया से एवं थल मार्ग से मध्य एशिया से बड़ी संख्या में घोड़ों का आयात करते थे। प्रतिहारों के पास सबसे समर्थ अश्वारोही सेना थी। ऐसा विश्वास किया जाता है। रथों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मालूम होता है अब युद्ध में उनका उपयोग नहीं किया जाता था। कुछ राजाओं के पास, खास तौर पर राष्ट्रकूटों के पास बहुत से किले होते थे। उनमें विशेष सैनिक रखे जाते थे और उनके स्वतंत्र सेनापति होते थे। पैदल सेना में नियमित और अस्थायी दोनों तरह के सैनिक होते थे। इनके अलावा मातहत राजाओं द्वारा सुलभ कराए गए सैनिक भी पैदल सेना में शामिल होते थे। नियमित सैनिक बहुधा वंशानुगत होते थे और कभी कभी उन्हें पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भर्ती किया जाता था। उदाहरण के लिए पालों की पैदल सेना में मालवा, खास अर्थात असम, लाट, दक्षिण गुजरात और कर्नाटक के सैनिक शामिल थे। पाल राजाओं और शायद राष्ट्रकूटों की भी अपनी अपनी नौसेनाएं थीं, लेकिन ये सेनाएं कितनी होती थीं और इनका संगठन किस प्रकार किया जाता था, इस संबंध में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। साम्राज्य के कुछ प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था सीधे केंद्र से की जाती थी, लेकिन कुछ प्रदेशों का प्रशासन मातहत अर्थात वेसल सरदारों के हाथों में होता था। आंतरिक मामलों के संबंध में मातहत सरदार स्वशासी होते थे। उन पर राजा के प्रति वफादार बने रहने की पाबंदी होती थी। साथ ही उन्हें राजा को अधीनता सूचक निश्चित कर या नजराना देना पड़ता था और उसकी सेवा में निर्धारित संख्या में सैनिक सुलभ कराने पड़ते थे।
जरूरी लगने पर ऐसे सरदार के एक लड़के को दरबार में बुलाकर वहीं राजा की सेवा में रखा जाता था। इस तरह यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती थी कि मातहत सरदार विद्रोह न करें। विशेष अवसरों पर इन सरदारों को राज दरबार में हाजिरी बजानी पड़ती थी और कभी कभी उन्हें अपनी किसी लड़की का विवाह राजा या उसके किसी बेटे से कर देना पड़ता था। लेकिन माता सरदार हमेशा स्वतंत्र हो जाने को उत्सुक रहते थे और बहुधा उनके और उनके अधिराजा की भी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूटों को वेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के माता सरदारों से हमेशा लड़ते रहना पड़ता था। इसी तरह प्रतिहारों को मालवा के परमारों और बुंदेलखंड के चंदेलों को काबू में रखने के लिए जूझते रहने पड़ा। पाल और प्रतिहार साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासित प्रदेश भुक्ति प्रांत, मंडल और विषय जिले में विभाजित थे। भुक्ति का शासक उपरिक कहलाता था और विषय का प्रशासक विषयपति। उपरिक से भू राजस्व वसूल करने और अपनी भुक्ति में सेना की सहायता से शांति सुव्यवस्था कायम रखने की आशा की जाती थी। विषयपति से भी अपने इलाके में यही काम करने की अपेक्षा रखी जाती थी। इस काल में छोटे छोटे सरदारों की संख्या में वृद्धि हुई। ये लोग सामंत या भोगपति कहलाते थे और कई कई गांवों पर इनका प्रभुत्व होता था। विषयपतियों और इन छोटे सरदारों में आपस में मिल जाने की प्रवृत्ति रहती थी। बाद में इन दोनों के बीच के भेद का ख्याल किए बिना सामंत शब्द का प्रयोग होने लगा। राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भुक्ति में बटे हुए थे। राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता था। वह उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करता था जिन्हें पाल और प्रतिहार राज्यों में उपरिक निभाते थे। विषय आधुनिक जिले के समान था और भुक्ति उससे छोटी इकाई थी। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में विषय से नीचे की इकाई पत्तल कहलाती थी। इन छोटी इकाइयों की ठीक ठीक क्या भूमिका रहती थी यह हमें मालूम नहीं। लगता है कि उनका मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली और कुछ कुछ शांति सुव्यवस्था कायम रखना भी था। जान पड़ता है सभी अधिकारियों को भुगतान लगान मुक्त भूमि दानों के जरिए किया जाता था। इससे स्थानीय अधिकारियों और वंशानुगत सरदारों तथा छोटे मातहत राजाओं के बीच का भेद तिरोहित होता जा रहा था। इसी प्रकार कभी कभी राष्ट्रपति या प्रांतीय शासकों को मातहत राजा की स्थिति और विरुद्ध हासिल होता था। इन क्षेत्रीय विभाजनों के नीचे आता था गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई होता था। गांव का प्रशासन मुखिया और पटवारी चलाते थे। ये दोनों पद सामान्यतः वंशानुगत होते थे। उनको किए जाने वाले भुगतान का भी तरीका लगान रहित भूमि का दान ही था। मुखिया को अपने काम काज में अक्सर गांव के बुजुर्ग की सहायता मिलती थी जो ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर कहलाता था। स्रोतों से मालूम होता है कि राष्ट्रकूट राज्य में खास तौर से कर्नाटक में स्थानीय विद्यालयों, तालाबों, मंदिरों और सड़कों की देखरेख के लिए ग्राम समितियां होती थीं। न्यास के तौर पर पैसा और संपत्ति भी उनके सुपुर्द की जा सकती थी, जिसकी व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी होती थी। ये समितियां मुखिया से घनिष्ठ सहयोग करते हुए काम करती थीं और उन्हें राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत दिया जाता था। ये समितियां छोटे मोटे विवादों का निपटारा करती थीं। शहरों में भी इसी तरह की समितियां होती थीं जिनमें श्रेणियों अर्थात विभिन्न पेशों में लगे लोगों के अलग अलग संगठनों के प्रधान भी शामिल किए जाते थे। शहर और उसके आसपास के इलाकों में शांति सुव्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी कोष्टपाल या कोतवाल की थी। कोतवाल को लेकर बहुत सी कथा कहानियाँ गढ़ी गईं। दक्कन में वंशानुगत राजस्व अधिकारी नाड गवुंडो या देश ग्रामकूटों का उदय इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। मालूम होता है वे वही काम करते थे जो बाद में महाराष्ट्र में देशमुख और देशपांडे लोगों के जिम्मे आया। दक्कन में वंशानुगत
राजस्व अधिकारियों और उत्तर भारत में छोटे छोटे सरदारों के उदय का जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, भारतीय समाज और राजनीति पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ज्यों-ज्यों इन वंशानुगत अधिकारियों और सरदारों की शक्ति बढ़ती गई, केंद्रीय शासक के लिए भी उन पर अपनी सत्ता की धाक जमा पाना और उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो गया। जब हम कहते हैं कि सरकार का सामंतीकरण अर्थात फ्यूडलाइजेशन हो रहा था, तो हमारा तात्पर्य वस्तुतः इसी स्थिति से होता है। इस काल की एक और बात ध्यान में रखने लायक है, राज्य और धर्म का संबंध। इस काल के कई राजा शिव और विष्णु के निष्ठावान भक्त हुआ करते थे और कुछ बौद्ध धर्म या जैन धर्म की शिक्षा में विश्वास करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों या बौद्ध विहारों अथवा जैन मंदिरों को जी खोलकर दान दिया, लेकिन आमतौर पर सभी धर्मों को संरक्षण देते थे और किसी पर किसी धर्म में विश्वास रखने के लिए अत्याचार नहीं करते थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने तो मुसलमानों का भी स्वागत किया और अपने राज्य में उन्हें इस्लाम का प्रचार करने की छूट दी। सामान्यतः राजा से यह आशा नहीं की जाती थी कि वह प्रचलित रीति रिवाजों में दस्तंदाजी करेगा या धर्मशास्त्रों के नाम से प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में निर्दिष्ट आचार संहिता में हस्तक्षेप करेगा। हाँ, ब्राह्मणों तथा 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना उसका दायित्व अवश्य माना जाता था। पुरोहित से इस मामले में उसका मार्गदर्शन करने की अपेक्षा रखी जाती थी, लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पुरोहित राजकाज में दखल देता था या राजा पर उसकी हर बात में चलती थी। इस काल में धर्मशास्त्र के सबसे प्रमुख व्याख्याता मेधातिथि का कहना था कि राजा की सत्ता का स्रोत धर्मशास्त्र, जिनमें वेद भी शामिल थे, और अर्थशास्त्र दोनों हैं। उसके नागरिक कर्तव्य या राजधर्म राजनीति के सिद्धांतों अर्थात अर्थशास्त्र पर आधारित होने चाहिए। इसका मतलब वस्तुतः यह था कि राजनीति और धर्म को तत्वतः एक दूसरे से अलग रखा जाता था। धर्म राजा का व्यक्तिगत कर्तव्य था। इस प्रकार राजा पर पुरोहित का या उनके द्वारा प्रतिपादित पवित्र नियमों का दबदबा नहीं होता था। दोस्तों, हमारा दूसरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा यदि आप हमारे चैनल में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।